माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सहकारिता को एक नया स्वरूप देने का संकल्प किया है, जिसके बाद 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और देश के सबसे ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी को उस सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई। माननीय मोदी जी ने अपने संकल्पों को दिखा दिया कि किस तरीके से वो अपने संकल्पों को पूरा करने चाहते हैं। माननीय अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्री के रूप में नए प्रकार की योजनाएं शुरू करके सहकारिता में नए आयाम गढ़ने का काम किया है। जो हमारी सहकारिता की उत्तर प्रदेश में जीर्ण शीर्ण सहकारी समितियां पड़ी थीं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक विशेष अभियान चलाकर इन सभी सहकारी समितियों का रूप स्वरूप और क्रियाशीलता को अलग स्वरूप देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए अभियान छेड़ रखा है। इसके तहत सभी सहकारी समितियों को सक्षम, सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसी क्रम में यहाँ DCF में भी एक नया स्वरूप शुरू किया जा रहा है और उस स्वरूप के साथ नए व्यवसाय से इन सहकारी समितियों को जोड़ा जाए। आप सब लोग अवगत हैं कि किस तरह से पूर्व की सरकारों में सहकारिता विभाग को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया था। घपले घोटाले रोज इसकी समितियों में होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की वजह से अब ये सहकारी समितियों में हरियाली आई है और उनकी चमक नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। बनारस में क्या आगे भी होगा यहाँ पर कुछ? देखिए, पूरे प्रदेश में, केवल बनारस में ही नहीं, और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की 16 जिला सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद कर रखी थी, ताले डाल दिए थे। और उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, उनसे ताले खुलवाने का प्रयास हुआ और जब मैं यहाँ पर सहकारिता मंत्री हुआ जाके, तब यहाँ से ताले खुले और उसमें उन 16 जिला सहकारी बैंकों में बनारस की जिला सहकारी बैंक भी शामिल थी। आज उस जिला सहकारी बैंक में जो किसानों को पैसा नहीं दे पा रहा था, हमने उस बैंक को सक्षम करके आज पूरे प्रदेश में कोई भी किसान जिला सहकारी बैंक में अगर किसी का बकाया है, किसी भी समय वो जाकर अपना पैसा वहाँ से ले सकता है। किसी को मना अगर करता है तो तत्काल उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी विश्वसनीयता हमने कायम करने का प्रयास किया। कुछ मार्केट भी बनाने की योजना है यहाँ पर, नमो मार्केट बनाने का क्या योजना है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसको हम अलग स्वरूप देंगे कि कोई न कोई व्यवसाय, कार्य व्यवसाय से इनको जोड़ा जाए। जैसे DCF को पूरे प्रदेश में हम चाह रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, पूरे प्रदेश में हमारी DCF की जो संस्थाएं हैं उस ट्रांसपोर्टेशन के काम से जुड़े। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा लगभग 30-35% का ही हम उर्वरक का व्यवसाय करते थे, फर्टिलाइज़र का, लेकिन जब हमारी समितियों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अभी DAP की जब क्राइसिस हुई, यूरिया की भी थोड़ी बहुत रहती है, तो जब क्राइसिस में सबसे अच्छा सहकारी समितियों में काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जो प्राइवेट का 50% था वो कोटा भी सहकारी समितियों को दे दिया। आज लगभग 65 से 70% व्यवसाय फर्टिलाइज़र का हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास 30-35% था और प्राइवेट के पास 65-70% था। अब उल्टा हो गया है, अब हमारे पास 60-65% हो गया है और 30-35% प्राइवेट के पास है। हमने सभी साधन सहकारी समितियां जो उत्तर प्रदेश में 7,500 हैं, सबको 10-10 लाख रुपए की लिमिट दे दी है। उस पे इंटरेस्ट फ्री लिमिट है, उसमें कोई इंटरेस्ट उसको नहीं देना है और इंटरेस्ट पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार के बजट से दिया जा रहा है। और उसके माध्यम से वो अपना फर्टिलाइज़र इफ़को से और दूसरे फर्टिलाइज़र कंपनियों से लेते हैं और उसके बाद वो समय पर किसानों को यूरिया, DAP, बाकी प्रोडक्ट्स उपलब्ध। मंत्री जी, इस कैंपस को विकसित करने के लिए और किस तरह की योजना बनेगी? देखिए,
इस प्रकार के पूरे प्रदेश में कई प्रकार के ऐसे हमारी सहकारी समितियों के भूमि और भवन खाली पड़े हैं। तो उन भूमियों को कैसे कैसे उपयोग किया जाए, और उसका हमारी प्राथमिकता में है कि पुराना सपा की सरकार में इन्होंने कोऑपरेटिव से नहीं जोड़ा, अब वो उसको हम धीरे धीरे कोऑपरेटिव के चीज़ों से जोड़ेंगे। हमारे मन में तो है कि यहाँ पर कोई ऐसा माल बनाया जाए जहाँ पर हम बनारसी साड़ी का अच्छा ये काम शुरू कर सकें, कि एक कोऑपरेटिव से भी जुड़ा हुआ काम रहे और बनारसी साड़ी का एक हब, एक मॉल यहाँ पर बनाया जाए। तो अगर इस प्रकार से विचार करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। क्या केसीसी के कर्ज पे किसानों को कर्ज के लिए कुछ और स्कीम ला रहे हैं? देखिए, आगे अभी विचाराधीन है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि केसीसी जो हमारे उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों द्वारा केवल 3% दर पर किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, लेकिन दीर्घकालीन ऋण जो है वो हमारी एलडीबी के बैंक के द्वारा लगभग 11.5% दिया जा रहा है। उसको माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अभी चर्चा की है, अभी विचार में है, और उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो लॉन्ग टर्म लोन है, दीर्घकालीन ऋण, उसको भी हम घटाकर किसानों को बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए एक प्रयास मैंने प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। हो सकता है अगले बजट में इसकी व्यवस्था हो। किसानों क्या कर्ज माफी के लिए भी आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है तो बहुत सारे किसानों को इस बात की उम्मीद है। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा इस प्रकार के हम सोचते नहीं। जो अगर आवश्यकता किसानों की होती है तो उस प्रकार की योजना तुरंत बना देते हैं, उसको लागू कर देते हैं, और ये नहीं कि चुनाव तक ही इंतजार करेंगे और फिर जब होगा। जैसे अभी हम दीर्घकालीन ऋण के बारे में विचार कर रहे हैं कि 11.5% एलडीबी दिया जा रहा, बहुत ज़्यादा है, इसको घटाकर 7.5-8% पे लाया जाए। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, उन्होंने भी कहा कि इसको अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा इस पर विचार करो, कैसा बजट, क्या कितना पड़ेगा, खर्चा क्या है। तो वो अभी प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं कि हम जब चुनाव आएगा तभी करेंगे। जैसी जैसी किसानों की, लोगों की आवश्यकता होती उसके अनुसार हम योजना बनाने का काम करेंगे। संभल में प्रतिमा मिली, उसके बाद इसको लेकर कई बातें कही जा रही है, कुछ राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया है। सीएम साहब ने ये कहा है कि ऐसे ही वहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नहीं प्रकट हो गई है। आप क्या कहेंगे? कुछ राजनीतिक दलों का ये कहना है कि इसी तरह खोदते रहिए, इसी तरह मूर्तियाँ मिलती रहेगी देश में। देखिए, ऐसा है कि हमारी इतनी समृद्ध विरासत है और ये एक हिंदू आस्था वाला देश है। यहाँ पर तो मंदिर भी हैं, मतलब कंकड़ में, और यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाओगे तो वहाँ पर प्रभु जी के आपको बसे हुए हैं। तो उनका कहीं भी प्रतिमा मिल सकती है, कहीं किसी न किसी स्वरूप में प्रभु के दर्शन आपको हो सकते हैं, प्रभु मिल सकते हैं। और हमारी धीरे धीरे चीज़ें आ रही सामने, और इसके पूर्व में आप देखते हैं कि किस तरीके से, किस कालखंड में किस प्रकार का शासन प्रशासन रहा, गुलामी का बहुत समय हमारा कालखंड रहा है। तो धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की जब अंगड़ाई आज ले रहे हैं और उसके समय में हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, तो अगर उसका प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को तकलीफ है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि एकलव्य की तरह जो युवा है, बेरोजगार है, उनके अंगूठे काटे जा रहे हैं। कह रहे द्रोणाचार्य ने खुद काटा था एकलव्य का अंगूठा, इस तरीके की चीजें कह रहे हैं। वो तो द्रोणाचार्य ने काटा था कि नहीं काटा था वो तो मतलब पता नहीं किसी को, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में सिक्कों के सिर काटे गए थे तो सबको पता है। पहले राहुल गांधी उन जवाब दे, उन सिक्कों के जो सिर काटे गए थे, सिक्कों के जो सिर काटे गए तो उसका जवाब दे दें राहुल गांधी जी, और उसके बाद ये पूछें कि किस तरीके से यहाँ पर सबको न्याय दिया जा रहा है, किसी का नाम अंगूठा काटा जा रहा है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। राहुल गांधी जी अपनी चिंता करें, वो बेचैन है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। राहुल गांधी जी खुद को प्रधानमंत्री बनने के लिए उन स्वयं और उनकी माताजी किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश को बचाइए इन राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, और यहाँ पर सभी लोगों को पूरा अधिकार इस संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया, पूरा अधिकार सबको मिला। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि राजनीति के लिए, आदित्य ठाकरे बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि राजनीति के लिए सावरकर और नेहरू का इस्तेमाल मत करें। देखिए, ऐसा कौन? आदित्य ठाकरे जी 100 चूहे खाए कि बिल्ली हज को चली। मतलब वो अभी तक क्या कर रहे थे, उनके गोद में बैठे हुए थे जो सावरकर को गालियां देते थे, आज वो हमको ही उपदेश देने लगे। हम तो विचलन नहीं हुआ, हम तो चाहते हैं कि इस तरीके की बात होनी चाहिए। सावरकर को जो जिन्होंने पानी पी के जो गालियां देते थे, उनकी गोद में बैठे के दूध पी रहे थे अभी तक आदित्य ठाकरे जी।
तो अपने पिताजी को समझाएं। भारतीय जनता पार्टी की नीति तो स्पष्ट है। वीर सावरकर जी का जो योगदान है भारत की आज़ादी के आंदोलन में, उनके लिए हम सब लोग नमन करते हैं और सदैव नमन करते रहेंगे। वो अपने दिशा बदल सकते हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, कल से शुरुआत हो रही है। क्या कुछ कुंभ महाकुंभ को लेकर के? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। फिर से 2024 में महाकुंभ है और यहाँ पर पिछली बार लगभग 22 करोड़ लोग आए थे। इस बार 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसमें हमारे साधु सन्यासी से मिलाकर जो हमारे डिवोटीज़ हैं और धार्मिक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। 45 करोड़ लोगों के लिए स्वागत करने के लिए कुंभ को तैयार किया जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मैं पूरे देश की जनता और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे हिंदू आस्था के लोग बैठे हुए हैं, उन सबको इस कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आमंत्रित करता हूं। दिल्ली इलेक्शन को लेकर के कैसी तैयारियां हैं? अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं और महिलाओं के लिए योजनाएं भी ला रहे हैं लगातार। पहले अरविंद केजरीवाल अपने इंडिया गठबंधन में तो लड़ लें, तो पहले उस लड़ाई को जीते, उसके बाद भाजपा से आए। तो पहले तो वही परास्त हो रहे हैं। वो वहाँ पर ये जो है कोई में साथ साथ चलेंगे। अब कांग्रेस और आप पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो पहले उनको उस मोर्चे पर लड़ना है, उसके बाद भाजपा से लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार दिल्ली में बनाएगी। अभी मैसेज हरियाणा के चुनाव से गया है, महाराष्ट्र के चुनाव से गया, उसके बाद दिल्ली की बारी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाएगी हरियाणा वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन किया है। बाकी अन्य राजनीतिक मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ये अद्वितीय कार्य किया है और इस प्रकार से दूसरे दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी सोच है कि बार बार चुनाव से बहुत विकास के कार्य बाधित होते हैं। समय उतना ही है, चाहे आप चुनाव करा लें चाहे विकास के कार्य कर लें। तो अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जनता को काम करने के लिए समय होगा, हमको जनता की सेवा करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और ये बहुत अच्छा विचार है, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। विचारों के साथ साथ चुनावी मैदान में भी मायावती जी आएंगे तो साथ में चलेंगे 2027 उत्तर। देखिए, ये जरूरी नहीं, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये तो दिखाया कि अगर बीजेपी कोई सही काम कर रहा है तो उसका समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सही कुछ काम कर रही है, उसका कोई निर्णय करता है कोई दूसरा दल, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो अच्छाई कहीं घूरे पर भी मिलती है तो उसको भी स्वागत करना चाहते हैं।